Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, from today we are going to start English Hornbill textbook and lesson number 2. We are not afraid to die if we all can be together by Gordon Cook and Alan East. स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम बहुत एंथुजियास्टिक लगता है, बहुत एक्साइटिंग है, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये स्टोरी जो है मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको ये जो है एक समरी मैंने प्रिपेयर की है, उस समरी के बेस पे स्टोरी के सारे पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ कवर्ड इन दैट समरी। अगर आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बराबर, ये स्टोरी सुनने के बाद समझने के बाद आपको बुक में जो लेसन दिया उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और अच्छे से आपको स्टोरी को रीड करना है और समझना है। आई गारंटी कि आप ये समरी समझने के बाद, वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको लेसन की स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये 11th इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1। वी शैल स्टार्टिंग द लेसन नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में क्या है, पहले मैं आपको स्टोरी का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि किस बेस पे ये स्टोरी है, उसका मेन इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद में हम इस लेसन की समरी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है उसका नाम आपको बता चुका हूँ मैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। ये लेसन का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आएगा तो ही पता चलेगा ये स्टोरी के बारे में क्या क्या है, किस बारे में ये स्टोरी है। Written by Gordon Cook and Alan East, the story is about a 37-year-old businessman who is the narrator of the story. ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को नरेट कौन कर रहा है? ये स्टोरी को नरेट करने वाला जो है 37 ईयर्स का बिजनेसमैन है। जो स्टोरी को नरेट कर रहा है वो बिजनेसमैन क्या है, कौन है, किस टाइप का बिजनेस है और ये स्टोरी में वो क्या बताना चाहता है वो आगे देखते हैं। ही हैज़ अ वाइफ नेम्ड मैरी, 2 चिल्ड्रन, जोनाथन एज्ड 6, सुजैन एज्ड 7। ये स्टोरी के कैरेक्टर्स है, एक नरेटर है, नरेटर की वाइफ है जिनका नाम है मैरी, उनके 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, लड़का जोनाथन जिसकी एज 6 ईयर्स है और सुजन जिसकी एज 7 ईयर्स है। ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम्ड ऑफ अ वॉयाज around the world on their ship Wave Walker, which is 23 meter long, 30-ton wooden hulled, just like that of the famous Captain James Cook। ये जेम्स कुक का जो नाम आया है स्टूडेंट्स, जेम्स कुक के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन 200 ईयर्स बिफोर, 200 साल पहले, ऐसा जहाँ तक मुझे पता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 200 साल पहले जेम्स कुक ने वोयाज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, मतलब बोलते हैं ना ट्रैवल बाय द सी से पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करने वाले इंसान यही थे और इन्हीं की जर्नी को कॉपी करने कट रहा है ये 37 ईयर्स बिजनेसमैन जो बता रहे हैं स्टोरी के अंदर, जो नरेटर है उनका और उनकी वाइफ का ड्रीम था कि वो लोग भी जो है पूरे वर्ल्ड का टूर करेंगे, लेकिन कैसे, बाय वोयाज, मतलब सी जर्नी करने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक काफ़ी अच्छी बोट, शिप जिसको बोलते हो आप, शिप प्रिपेयर की, जिस शिप का नाम है वेव वॉकर। शिप का नाम क्या है, वेव वॉकर, जो 23 मीटर लॉन्ग, मीन्स जिसकी लेंथ कितनी है 23 मीटर एंड 30 टन वुडन होल्ड, और 30 टन के लकड़े से बनी हुई है, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 30 टन वुडन होल्ड है, जस्ट लाइक दैट ऑफ फेमस कैप्टन जेम्स कुक। जेम्स कुक ने जिस टाइप की शिप बनाई थी बिल्कुल उससे भी अच्छी स्ट्रेंथ वाले, उससे भी ज़्यादा मजबूत ताकतवर शिप इन्होंने बनाई ताकि ये लोग पूरे वर्ल्ड का जो टूर कंप्लीट कर सके, बराबर, वोयाज जो है वो उसको कंप्लीट कर सके। आगे देखते हैं क्या है इसमें। द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड ऑन जुलाई 1976। प्लाईमाउथ इंग्लैंड की एक सिटी का नाम है और वहाँ से ये लोग जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं।
The initial phase of the 3-year long journey was from अफ्रीका टू केप टाउन। इनका जो स्टार्टिंग का जो फेज़ था, बोले कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इन्होंने स्टार्ट जो किया था प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, और अफ्रीका टू केप टाउन मतलब अफ्रीका जाना था। अफ्रीका से केप टाउन जो है साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, वहाँ तक की इनको जर्नी तय करनी थी। इट वॉज प्लेजेंट, अभी तक की जर्नी इनकी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ तक कि while heading east along with two newly hired crewmen, strong waves hit them and their survival became a question। लेकिन ये स्टोरी के अंदर जब उन्होंने ये सी वोयाज के लिए प्रिपेयर हुए थे, एक सी ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने अपने साथ में देर वर टू क्रूमैन को भी ले लिया था, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो ताकि वो दोनों उनकी हेल्प कर सके। कुछ भी प्रॉब्लम हो शिप में, या फिर वेदर बहुत ख़राब हो गया हो, तो उस टाइम पे हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन को भी साथ में ले लिया था। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट हाउ दे फॉट ईच डे एंड सर्वाइव टिल द एंड। ये स्टोरी के अंदर यही है स्टूडेंट्स कि जेम्स कुक, जिन्होंने सी वोयाज कंप्लीट किया था, पूरे वर्ल्ड का टूर किया था बाय द शिप, उसी स्टोरी को कॉपी करने के लिए या डुप्लीकेट करने के लिए और अपनी लाइफ का जो ड्रीम है फुलफ़िल करने के लिए, नरेटर और उनकी वाइफ जो वेव वॉकर उन्होंने सिर्फ बनाई है 23 मीटर लॉन्ग एंड 30 टन जिसका वेट है, तो उसी वेव वॉकर के थ्रू ये लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ का जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। उनके दोनों बच्चे भी उनके साथ में होते हैं और 2 क्रूमैन भी होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो चलिए स्टोरी में स्टार्ट करते हैं। बस यही देखना है कि ये स्टोरी में ये लोग अपनी जर्नी किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और वो प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम ये एक्चुअली में जो स्टोरी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका बता दिया है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। समरी है लेसन की। समराइज इसलिए किया है कि लाइन बाय लाइन अगर करता तो हो सकता है कि आपको इतनी बोरिंग लगती स्टोरी या फिर सुन नहीं पाते, तो मैंने समराइज़ किया ताकि आपको सुनने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप समझ भी पाओ। द नरेटर एंड हिज वाइफ plan a voyage around the world just like famous कैप्टन जेम्स कुक। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। जेम्स कुक जो कैप्टन थे, फेमस काफ़ी नाम था उनका, उन्होंने जैसे वोयाज वर्ड में बता चुका हूँ मीनिंग इसका। जो सी ट्रैवल होता है उसको हम बोलते हैं सी के थ्रू ट्रैवलिंग करना, समुद्री यात्रा करना, बराबर, दरिए की सैर करना, उसको वोयाज बोलते हैं। तो वोयाज के थ्रू अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उनको वोयाज कंप्लीट करना था, जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 16 ईयर्स। और ऐसा नहीं कि रातों रात या किसी को सपना आया कि चलो हम पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल कर लेते हैं थ्रू वोयाज ऑफ द सी वोयाज से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं। 16 साल से, फ्रॉम द 16 ईयर्स दे वर ड्रीमिंग ऑफ दिस वोयाज, उसका सपना देख रहे हैं। दे गेट अ शिप विच इज़ 23 मीटर्स लॉन्ग विच 30 टन्स वुडन हुल्ड नेम्ड वेव वॉकर। द टेस्ट इट इन द रफ वेदर फॉर मंथ्स। और वेव वॉकर जो शिप उन्होंने बनाई है फॉर देयर वोयाज, 23 मीटर लेंथ है उसकी, लॉन्ग लंबाई है, और 30 टन जो है उसका वेट है। और ये वेव वॉकर को ऐसा नहीं कि उन्होंने विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सालों से इसके ऊपर मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, और जो वर्ल्ड के रफेस्ट वेदर होते हैं, जितना ख़राब से ख़राब बोलते हैं ना मौसम, वो मौसम्स के ऊपर इन्होंने ट्राई किया है। और ट्राई करने के बाद में ही उन्होंने सोचा कि चलो हमारा वेव वॉकर जो है रेडी है फॉर द सी वोयाज। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। In July 1976, they all start their journey from Plymouth, England. They sail from Africa to Cape Town, which was quite a pleasant journey. Before heading east, the narrator hired 2 crewmen, Larry Weasel and Herb Sagler, to help them tackle one of the roughest sea
द साउदर्न इंडियन ओशन। साउदर्न इंडियन ओशन जो है काफ़ी रफ वेदर होता है, काफ़ी रफ सी होता है। वहाँ की वेव्स जो है बहुत ही जाइगेंटिक होती है, बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही ड्रेडफुल ट्रेमेंडस वेव्स होती है। तो उनके साथ डील करना, वहाँ के रफ वेदर में अपने आप को सर्वाइव करना, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर भी उन्होंने सोचा कि साथ में हम क्रूमैन्स को ले लेते हैं, दे कैन हेल्प अस, दे विल हेल्प अस, ताकि हमारी वो हेल्प कर सकेंगे। They encountered strong and alarming waves during the second day. By December 25, they all managed to reach 35,000 kilometers east of Cape Town. The family somehow managed to surpass the bad weather and celebrates Christmas together. स्टार्टिंग में 35,000 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट करने में ये फैमिली ने जैसे तैसे करके, जो नॉर्मली वेदर बैड होता है, थोड़ी बहुत वेदर की कंडीशन डिटीरियोरेट होती है, ख़राब होती है, तो उसके साथ डील करते हुए और टफ सिचुएशन से पास करते करते 25 दिसंबर को जो क्रिसमस था उन्होंने साथ में सबको सेलिब्रेट किया। और अभी तक की उनकी जर्नी जो है कन्वीनियंट बोल सकते हैं, अभी तक की जर्नी उनकी काफ़ी अच्छी है। The weather changes for the worse on January 2. The big waves hit them. They try to slow the ship down by dropping storm jib and hit a heavy mooring rope in a loose across a stern, but it doesn't help much. They carry their life raft reel, attach lifelines, don लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन्स। तो यहाँ पर जो है 25 दिसंबर से उन्होंने 2 जैन तक कैरी ऑन किया, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर जैसे ही जैन 2 मतलब जनवरी 2 को वो लोग कहीं पहुँचे थे, तो वहाँ जो है वेदर बहुत ख़राब हो गया है। और वेदर ख़राब होने की वजह से वेव्स काफ़ी ऊपर, काफ़ी हद तक ऊंचाई तक वो उठ रही थी, और जिसकी वजह से वो लोग को डील करना और अपने आप को सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए हैं लाइक स्टॉर्म जिब या फिर मोरिंग रोप। ये दोनों जो है शिप से रिलेटेड है, शिप के प्रोटेक्शन के लिए। लाइक इमरजेंसी में अगर शिप को मैनेज करना हो, शिप के साथ अच्छे से डील करना हो, शिप को एक सही डायरेक्शन में मूव करवाना हो, तो वहाँ पर ये प्रोटेक्शन के तौर पे रखे जाते हैं। नॉर्मली शिप्स के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। आप लोग नेट पे सर्फ करके देखोगे तो आपको क्लियरली विथ पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इतना समझिए कि ये जो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द शिप को बड़ी बड़ी वेव से बचाने के लिए रखे जाते हैं। तो उन्होंने इन सब का यूज़ किया, बट इट डजेंट हेल्प मच, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा उनको हेल्प मिली नहीं। एक वर्ड स्टर्न का मतलब होता है बैक पोर्शन ऑफ द शिप का जो बैक पोर्शन है उसको बोलते हैं स्टर्न। तो उन्होंने सोचा कि अब प्रॉब्लम होने वाली है, तो जो भी साथ में वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए लाइक लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन्स, जो भी वो साथ में प्रोटेक्टर्स अपने आप को बचाने के लिए लेकर गए थे, वो उन्होंने क्या कर लिया, पुट ऑन कर लिया, उनको पहन लिया, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Later in the evening, a vertical and huge waves strike the ship, and the narrator is thrown out of the ship. He accepts his approaching death and starts losing consciousness. When the ship is about to overturn, a huge wave hits again and turns it right back. He suffers injuries in ribs and mouth. He grabs the guard rail and sails into the ship's main boom. तो यहाँ पर तक ठीक था, लेकिन अभी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और वेव्स की वजह से इतना ज़ोरदार वेव का उनको हिट लगा था शिप को कि शिप पूरी उल्टी होने वाली थी, टर्न होने वाली थी। जैसे ही वो टर्न होने जा रही थी वैसे ही दूसरी वेव ने उसको हिट किया, तो जिसकी वजह से वो शिप क्या हो गई, वापस से सीधी हो गई। लेकिन जो नरेटर है, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द शिप से उसको बाहर मतलब फेंका दिया गया। इतनी मजबूत वेव थी कि वो शिप से बाहर फेंका गए थे, शिप से एकदम नीचे गिर गए थे, और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई। तो बाहर जाने की वजह से उन्होंने, देखो यहाँ पर कुछ लिखा था, हाँ, रिब्स के बारे में कुछ बताया। ही सफ़र्स इंजरीज इन द रिब्स एंड माउथ। रिब्स मतलब कुछ हड्डियाँ, पसलियाँ टूट गई थी उनकी,
और लगभग मुंह में से दांत भी टूट गए थे और उसकी वजह से ब्लीडिंग चालू हो गई थी बराबर। और नरेटर को ऐसा लग रहा था ही वॉज अप्रोचिंग डेथ, जैसे उसकी मौत उसके सामने आ चुकी है, अब वो ज़्यादा दिन के लिए बचेगा नहीं। He instructs his wife Mary to guard the wheel as he realizes that the ship has water in the lower parts. His crewman starts pumping out the water. The narrator goes to his children's cabin and checks on them. His daughter Susan, informs him about a bump on her head, which he ignores because his major concern is to save the ship. तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि तुम शिप का जो व्हील है उसको संभालो, क्योंकि वो डायरेक्शन देता है शिप को और उसको संभालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और जो दोनों क्रू मैन थे दे स्टार्टेड पंपिंग आउट द वाटर, मीन्स पंप के थ्रू वाटर को शिप से बाहर निकालना उन्होंने चालू किया। नरेटर गोज़ टू चिल्ड्रन, और नरेटर जो है चिल्ड्रंस के कैबिन में जाके अपने बच्चों से पूछता है कि वो दोनों ठीक है कि नहीं है। लेकिन जो उनकी लड़की है सूजन, उनके हेड पे काफ़ी इंजरी आई होती है, जिसकी वजह से एक घुंघरा टाइप बन गया, बम्प जैसा हो गया। लेकिन इसको इग्नोर करते हुए वो ये सोचता है कि किसी भी तरह से पहले शिप को बचाया जाए, तो इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो बाद में सॉल्व हो सकती है। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग हॉल्स, तो जहाँ जहाँ पर गैप पड़ गए थे शिप के अंदर, जहाँ से पानी अंदर आ सकता था, तो उनको कवर करना चालू किया उसने। दिस मेक्स वाटर टू डेविएट ऑन द राइट साइड। द हैंड पम्प गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू द डेब्रिज एंड इलेक्ट्रिक पम्प गेट्स शॉर्ट सर्किटेड। और शिप में भी प्रॉब्लम हो गई, डेब्रिज मतलब कचरा जमा होने की वजह से जो है उसका जो हेड पंप है, हैंड पंप, वो ब्लॉक हो गया था। और इलेक्ट्रिक पंप जो हाथ साथ में लेकर गए थे वो उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। हाउ एवर ही लेटर फाइंड्स ए स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप एंड कनेक्ट्स इट टू द ड्रेन द वाटर। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग। Their midday calls are not answered as they are in the remotest corner of the world। मीन्स जैसे तैसे करके जो मिला, जिस तरीके से मिला उनको, उनकी मदद से उन्होंने पानी को शिप से बाहर निकालने की कोशिश की। और यहाँ पर मेडे कॉल्स का मतलब होता है इफ़ यू आर स्टक इन द सी, अगर आप सी में आपकी शिप जो स्टक हो गई तो आप किसी से हेल्प के लिए अप्रोच कर सकते हो, किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हो, कॉल दे सकते हो। लेकिन वो लोग जो है सी में काफ़ी रिमोटेस्ट मतलब काफ़ी दूर थे, जहाँ पर उनकी कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ सकता था। सू ऑन द अदर हैंड हाउ हैज़ नाउ अ स्वॉलन ब्लैक आई एंड अ डीप कट इन हर आर्म। जो सूजन है उसको काफ़ी इंजरीज हो गई है, उसका जो ब्लैक आई आँख जो है वो काफ़ी सूज गई है और उसमें डीप कट लग गया है हाथ में। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर अबाउट हर इंजरीज शी टेल्स हिम शी डिडंट वांट टू वरी एज ही वाज ट्राइंग टू सेव देम। जब वो फादर कैबिन में अपने बच्चों से पूछने गया आर दे वर ओके, उनसे पूछा कि वो ठीक है कि नहीं, तो दोनों ने यूँ बोला कि हाँ वी आर फाइन। लेकिन जब रियल में उसने अपने बच्चों को सामने से देखा तो उसको पता चला कि उसकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई है, लेकिन उसकी बेटी ने उसको बताया नहीं। तो पूछा कि क्यों नहीं बताया, तो उसने बोला कि वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम काफ़ी मुसीबत में हैं, तो मैं आपको और ज़्यादा वरी नहीं देना चाहती थी, टेंशन नहीं देना चाहती थी, आप ऑलरेडी इतने परेशान हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। After 15 hours, the situation gets under control. The narrator decides to work in rotation and rest. The water levels are controlled, but the leaks were still there below the water line. काफ़ी मेहनत करने के बाद फुल नाइट वो सब लोग पानी को बाहर निकालने में लगे रहे और अभी जो है सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल आई है। और फिर उन्होंने फिर भी देखा तो नीचे जो लीकेज है जिनकी वजह से वाटर लाइन नज़दीक में दिख रही है और वापस शिप में पानी आ सकता है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। The ship is in bad shape now. It's not in the condition to reach Australia, and so they decide to reach the nearest island, Amsterdam, a French scientific base, as their supporting engines were also damaged and the chances of the ship to reach the destination are low. अभी सिचुएशन इतनी डिटीरियोरेट हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया
जिस तरफ वो हीड कर रहे थे, हीडिंग करने वाले थे, वहाँ पे भी पहुँच नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा कि नज़दीक में अगर कोई आइलैंड मिल जाता है तो हम वहीं पर आराम करेंगे। तो ये आम्स्टरडम जो है वहाँ का एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है जहाँ पर छोटा सा आइलैंड है। तो उसी की तलाश में वो लोग निकलने वाले हैं अब, क्योंकि सारे इंजिन्स ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं और उनके सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर्स द took a sigh of relief. Only a few centimeters of water was left to be pumped out of the boat. अभी कुछ सेंटीमीटर्स तक का ही पानी शिप में बचा था जिसको बाहर निकाला जाना था। They hosted the storm jib as main mast was destroyed. और स्टॉर्म जिब तो जिसकी वजह से वो शिप को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट शिप का जो होल पोर्शन है, शिप का ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन डिस्ट्रॉय हो चुका था। दे एट देयर फर्स्ट मील इन 2 days, सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स। और 2 दिन के बाद उनको थोड़ा बहुत नाश्ता मिला खाने को, तो उन्होंने किया जो शिप के अंदर साथ में लेकर गए थे। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग एंड अगेन द ब्लैक क्लाउड्स टुक ओवर बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5 जन तक क्लाउड्स और ज़्यादा ख़राब हो गए थे और मौसम जो वेदर जो है और ज़्यादा डिटीरियरेट होने वाला था। His son Jonathan told him that he didn't fear death as long as the all were together. This filled him with determination to fight the sea. जब जोनाथन जो उसका लड़का है only 6 years of age, तो उसके सामने उसके फादर देख रहे थे, तब उसके लड़के ने ऐसा बोला, फादर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। अगर हम सभी लोग साथ में हैं तो हमको मरने से डर नहीं लगता है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। The struggle continued and the narrator tried his best to protect the weakened starboard side. Starboard side का मतलब होता है right portion of the ship, ship का right portion. The same evening the narrator and his wife sat together holding hands, thinking that their end was near. His children continuously supported him, which gave him moral support to keep going. और हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे काफ़ी देर तक और उन्होंने सोचा कि यार एंड इज़ नियर, हमारा जो अंत है वो अब आ चुका है, हम लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन उनके जो बेटा और बेटी है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक उनको मेंटल सपोर्ट दिया और बोला कि हम लोग वी कैन सर्वाइव, हम लोग बच जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा, इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। The wave walker sailed through the storm and made it. The narrator then calculated their exact position by working on the wind speed. While he was brainstorming, Sue gave him a card that she had made expressing her love and gratitude towards the family. लेकिन उन्होंने जब जैसे ही सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल थी और वो लोग सोच रहे थे, तभी वेव वॉकर काफ़ी हद तक आगे जाके उन्होंने सेल करना चालू किया, मतलब आगे से वापस से मूव करना चालू कर दिया था। और नरेटर ने जो है विंड स्पीड, जो हवा की स्पीड है, उसको कैलकुलेट किया और एग्जैक्ट कंडीशन पोजीशन क्या है शिप की वो जानने की कोशिश की। इतने में उनकी लड़की आती है और एक कार्ड लेकर आती है ताकि अपने फादर को ग्रेटिट्यूड शो कर सके, बोले वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फादर हु कैन प्रोटेक्ट द फैमिली। पूरी फैमिली को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है और अभी तक जो है अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो हर डॉटर इज़ शोइंग हिज ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रही है अपने फादर के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड लेरी टू स्टीर द कोर्स टू 185 डिग्री। He said that if we were lucky, they could hope to find an island by 5 PM. 185 डिग्री पे उन्होंने शिप को मूव करने को बोला। तो उन्होंने बोला कि अगर हम लकी है तो 5 PM तक हम आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। He dozed off and suddenly got up around 6 PM. लेकिन उन लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि सब लोगों को डोजिंग ऑफ, मतलब सब लोगों को झोंके आ रहे थे, सो गए थे सब लोग। 5 PM तक पहुंचने वाले थे आइलैंड और 6 बजे उनकी आँख खुली। He believed that they didn't make it and was disappointed. His son came and informed about how they reached the island, Amsterdam Island, and he called him best daddy and best captain. जब 6 बजे आँख खुली तो उनका लड़का उसके फादर को आके बोलता है कि हम लोग आम्स्टर्डम आइलैंड पहुंच चुके हैं और आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैडी हो और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कैप्टन हो। तो मतलब जैसे तैसे करके बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना करते हुए, फेसिंग द डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द वेदर्स एंड डिटीरियोरेटिंग वेव्स,
वेरी जाइगेंटिक, डेंजरस, ड्रेडफुल, ट्रेमेंडस वेव्स का सामना करते हुए इन लोगों ने काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बचा लिया था और एक सेफ आइलैंड तक वो लोग पहुंच गए थे। उनका जो डॉटर और सन है, दे कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड हिम मेंटली काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत बनी रही। और हस्बैंड वाइफ तो उन्होंने ये सोच लिया था कि दियर एंड वॉज नियर, उनका अंत आ चुका है, लेकिन उनकी जो मतलब डॉटर एंड सन था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेंटल सपोर्ट दिया और सब लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी लाइफ को बचाया और छोटे से आइलैंड पर पहुंच गए। They reached the island with little struggle and with the help of inhabitants. The whole team, the family and two crew members never stopped trying. Their struggle and hard work finally saved them. और आखिरकार उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है और काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी स्ट्रगल्स करने के बाद में फाइनली उन्होंने अपनी लाइफ को बचा लिया और छोटे से आइलैंड पर पहुंचे। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने सभी की हेल्प की और जैसे तैसे करके उनको नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड की। तो ये स्टोरी थी स्टूडेंट्स, और इसी स्टोरी में आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरी किस बेस पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और लाइन बाय लाइन बुक में जो लेसन दिया उसको आपको पढ़ना है और अच्छे से आपको समझना है। मुझे लगता है कि स्टोरी समझने के बाद में आपको लेसन क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।